हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नंबर सिस्टम का यह तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में पहले मैं 4-5 क्वेश्चन जो पिछली क्लास में मैंने थ्योरी दिया था उसमें से 4-5 क्वेश्चन को लेकर आया हूं। पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद आप थ्योरी को देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन को लगाने में लगभग 4 या 5 मिनट का आप समय ले लेते हो। लेकिन 4-5 मिनट में आप लगाओगे तो क्या किसी परीक्षा को फाइट कर पाओगे? कभी नहीं फाइट कर पाओगे। इसलिए इस क्वेश्चन को 4 या 5 सेकंड में लगाना सीख जाओ तो आपके लिए कितना बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए जाते हैं उन ऑप्शन का सहारा लेकर आप 4 से 5 सेकंड में इसको लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 8 है, यानी 2 अंक की संख्या है, उसके अंकों का योग 8 है और उसके अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 36 कम है, वह संख्या बताइए। अब दोस्तों, एक संख्या है, उसके अंकों का योग 8 बताया गया है। उस संख्या के अंकों को हम अदल बदल कर लें, यानी आपस में बदल लें। जब आपस में अंकों को बदल लेंगे तब भी तो संख्या के अंकों का योग 8 ही रहेगा, है ना। यानी पहले जो संख्या थी उसमें भी अंकों का योग 8 था, अंकों को बदल लेंगे तब भी संख्या के अंकों का योग 8 होगा। लेकिन वह एक नई संख्या होगी जो कि 36 अधिक होगी। अब यहाँ पर ये 8 और ये 36, इन दोनों को ध्यान में रखिए। अंकों का योग 8, देखिए 8 4 12 हो रहा है तो ये हो ही नहीं सकता। 9 5 14 हो रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंकों का योग 8 होना चाहिए। ये वाली शर्त हमारी पूरी होनी चाहिए, है ना। और यहाँ 5 2 7 ये भी नहीं हो सकता है। 6 2 8 ये हमारा हो रहा है। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को, केवल इसी को ले करके, यानी अंकों का योग 8 होगा, इसी को ले करके हमने अपने उत्तर को प्राप्त कर लिया। क्या होगा उत्तर, क्या होगा इसका? 62 होगा, है ना। तो इस तरह से आप 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंच सकते हैं, है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से समझ लें, देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना। जब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तभी आप आंसर पर पहुंच पाओगे। चलिए इसको भी 2 से 3 सेकंड में ही लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है आइए देख लेते हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी कोई संख्या है ना, तो वह अंकों से मिलकर बनी होगी, तो उन अंकों का जो योग होगा उसका 4 गुनी है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पर है 3 और 6 जोड़ दें तो 9 होगा, 9 का 4 गुना, 9 का 4 गुना यानी 9 चौक 36 है। ये 2 और 4 6 है, 6 का 4 गुना 6 चौक 24 है। ये क्या है, 1 और 2 है, दोनों को जोड़ लिया 3, 3 का 4 गुना 3 चौक के 12 है। तो यहाँ पर तो सारी संख्याएं हैं जो कि अंकों के योग की 4 गुनी है, तीनों हैं अपने अंकों के योग की 4 गुनी, ये और ये तीनों हैं। तो यहाँ से ये 4 गुनी है, इससे तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब फिर कह रहा है जब संख्या में 9 जोड़ा जाता है, यानी जब हम संख्या में 9 जोड़ देंगे, है ना, जब संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो उनके अंक पलट जाते हैं। यानी इसमें 9 जोड़ दें तो 36 में 9 जोड़ देंगे 35, 35 क्या अंकों का अदला बदली हुआ है क्या, है ना। इसमें 5 है, इसमें तो 5 नहीं, इसमें 6 है तो इसमें 6 नहीं है, अंकों की अदला बदली नहीं हुई है ना। तो ये हो ही नहीं सकता। 9 जोड़ देंगे, 24 में 9 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अंकों की अदला बदली हुई है, नहीं हुआ है, यानी अंक आपस में स्थान बदले नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, है ना। और इसको देख लेते हैं, 9 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 यहाँ पर अंकों का अदला बदली हुआ है, क्योंकि ये इकाई पर जो है वो यहाँ पर दहाई बन गया है और ये यहाँ पर जो दहाई पर है वो क्या बन गया, इकाई बन गया है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, आपका उत्तर आपके सामने आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ पढ़ाई कीजिए, निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान ढंग से लगाना सीख जाओगे। चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन को भी आसान बनाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है 34 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 34 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले
वीडियो में हमने जो थ्योरी दिया था वहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ पर हम सीधा उत्तर चुन लेते हैं अपना 10 की घात 33, ये हमारा सही हो जाएगा। अब यहीं पर देख लीजिए, अगर यहीं पर हमको जैसे 34 अंक की छोटी संख्या का है ना यन, हम अगर यहाँ पर इतना जानते रहिए, यहाँ पर 34 का है तो आपका फार्मूला होता है यन अंकों की छोटी संख्या बराबर 10 की घात कितना n-1 रखते हैं, यानी जितना अंक रहेगा उससे एक कम घात रहेगी, है ना। 10 की घात में कितना रहेगा, जितना अंक रहेगा उससे एक कम रहेगा। लेकिन यहीं पर n अंकों की बड़ी संख्या, n अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर सबसे छोटी था, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी संख्या हो तो यहाँ पर 9 रखेंगे और 9 के घात में जितना अंक रहेगा घात उतना देंगे, n देंगे। तो छोटी संख्या के लिए 10 की घात में जितना अंक रहेगा उससे एक कम, तो छोटी संख्या कहा है, ये 34 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो घात कितना रहेगा, 10 की घात इससे 34 से एक कम 33 रहेगा। तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। तो इस आधार पर समझ लीजिए, या फिर आपको समझने के लिए एक और मैं बात बता देता हूँ। अगर हमको कहा जाए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कहा जाए तो हम क्या करेंगे, 10 की घात 1 करेंगे। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 तो है, और 10 है तो इसको 10 की घात 1 मानते हैं। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 100 होता है, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं। और वहीं पर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 1000 होता है। 1000 को हम क्या लिखेंगे, 10 की घात 3 लिखेंगे। तो जब 4 अंक रहेगा तो घात उससे एक कम रहेगी, 3 अंक रहेगा तो 3 से घात एक कम 2 रहेगी। तो वैसे ही जब 34 अंक रहेगा तो घात उससे एक कम 33 रहेगी, यानी 10 की घात 33 रहेगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में कहा है 11 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 12 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के बीच अंतर कितना होगा। तो इसका जो सही जवाब है ना दोस्तों, अभी ऐसे क्वेश्चन को लगाया नहीं जाता है ना। ये इससे क्वेश्चन आपके थ्योरी से ही तैयार होते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन लग जाएगा। यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब ध्यान से सुन लीजिए पहले बात को। 11 अंक की जो बड़ी से बड़ी संख्या है ना, उस बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 11 अंक की वो तो बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी उससे बड़ी कोई और संख्या नहीं है 11 अंक की। लेकिन उस 11 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ दें तो क्या होगा, वह 11 अंक के बजाय वह 12 अंक में हो जाएगा, और वह 12 अंक की छोटी से छोटी संख्या होगी। तो वही कहा है 11 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है ना, और 12 अंक की छोटी से छोटी संख्या में संख्या के बीच कितना अंतर है। तो 11 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और उस 11 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 12 अंक की छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। अतः दोनों के बीच अंतर कितना होगा, 1 होगा। चलिए अपने 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए 5वां क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 0, 3, 6, 8, 1, 7 इन अंकों का प्रयोग कर बनाई जा सकने वाली छोटी से छोटी संख्या बताओ। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी उसको गलत करके चले जाते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर कहा है, यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें आपको बता रहा हूँ। छोटी से छोटी संख्या बताओ ऐसा कहा है ना। जब छोटी से छोटी संख्या कहा है तो छोटे से छोटे अंक को आप पहले रखो, छोटे से छोटे अंक को आप पहले रखो। तो इन सब में सबसे छोटा अंक कौन है, 0 है। अभी ध्यान से पहले मेरी बात को सुनिए। इसमें सबसे छोटा अंक क्या है, 0 है। उसके बाद 1 है, 0 है। उसके बाद क्या है, 1 है। उसके बाद क्या है, 3 है। उसके बाद 6 है। उसके बाद 7 है। उसके बाद 8 है।
इतना रख लेने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना होता है कि जीरो पहले नहीं होता है। अगर जीरो पहले है तो उसको दूसरे वाले अंक के साथ अदला बदली कर लेते हैं। अतः एक को आगे लेते आएंगे और जीरो को एक की जगह पर कर देंगे, है ना। अदला बदली इस वाले अंक से कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3, 6, 7, 8 ये आपका उत्तर बनेगा। दोस्तों आपको समझाने सिखाने में मुझको थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो ये चीज़ें जहाँ होंगी वो आपका सही होगा। तो अधिकतर विद्यार्थी जो 0 से शुरू होता है ना, इसी को लगा करके आएंगे, लेकिन ये कतई नहीं सही होगा, ये गलत हो जाता है। आपका सही क्या होगा, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो कि कल की थ्योरी में पढ़ाए गए थे, और जो थ्योरी में पढ़ाए जाते हैं क्वेश्चन वो भी एग्ज़ाम में आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको विद्यार्थी बहुत आसान क्वेश्चन समझ करके इसको इग्नोर करते हैं और ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अक्सर करके ये गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए अब आज की अपनी थ्योरी शुरू कर लेते हैं। आज की जो हमारी अपनी थ्योरी है वो है काइंड ऑफ नंबर, यानी नंबर के प्रकार, संख्या के प्रकार। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना। नंबर सिस्टम में हमको नंबर पढ़ना था, यानी संख्या पढ़ना था, संख्या और अंक। आज 2 क्लास तक हम लोगों ने संख्या और अंक पढ़ा। अब यहाँ पर क्या है, संख्या के प्रकार, काइंड ऑफ नंबर, है ना। संख्या के प्रकार को आज हम पढ़ेंगे। संख्या के प्रकार, संख्या के का जो पहला प्रकार हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। पहला प्रकार प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, है ना। संख्या के प्रकार में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, प्राकृतिक संख्या पढ़ना होगा। अब देखिए प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जिनको सीखने के लिए नीचे लेवल से, यानी बहुत ही निम्न स्तर से उठा करके आपको सिखाना पड़ता है, तो मैं वही कर रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या क्या है इसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद अभी यहीं से 2-1 क्वेश्चन बनेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या है, तो इतना जानते रहिए, गिनती की या गिनी जाने वाली, गिनी जाने योग्य, है ना। गिनती की सभी संख्याएं या गिनी जाने योग्य जो संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतना आप नोट कर लीजिएगा कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, या गिनी जाने योग्य जो संख्याएं हैं या गिनी जाने वाली जिनसे गिना जाता है वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे कहाँ तक, अनंत तक हम जाते हैं, अनंत तक हम जाते हैं। अब यहाँ पर गिनती की यही सभी संख्याएं हैं। गिनती में आपका कभी भी शून्य काउंट नहीं किया जाता है, हम कभी भी शून्य को काउंट नहीं करते हैं, अतः प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं आता है ना। शून्य क्या है, शून्य महसूस किया जाता है, महसूस किया जाता है, शून्य को कभी काउंट नहीं किया जाता है। जैसे एक क्लास हो, क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो हम गिनना शुरू करेंगे तो 1 से शुरू करेंगे, ना कि शून्य से शुरू करेंगे। और क्लास में अगर कोई भी बच्चा ना हो तो हमको गिनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। हम अपने अंदर ही महसूस कर लेंगे कि शून्य संख्या है। क्लास में कोई ना हो तो हम काउंट थोड़ा करेंगे, हम तो अपने अंदर ही महसूस कर लेंगे कि शून्य है ना। तो गिनी जाने वाली जो संख्याएं हैं वो 1, 2, 3, 4 अनंत तक ऐसे बढ़ सकते हैं, लेकिन शून्य आपका गिना नहीं जाता है, यानी गिनती का नहीं होता है, इसको गिना नहीं जाता है, इसको केवल महसूस किया जाता है। इसलिए शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इतनी बात आपको क्लियर कर लेना चाहिए।
अब यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो क्या पूछी जाती है। ऐसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत हो जाएगी। यह कहते हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता, अनंत हो जाएगी, या फिर ये कहेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है प्राकृतिक संख्या से, यहाँ प्राकृतिक संख्या से एक क्वेश्चन बनाया जाता है और पूछा जाता है। यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्या से केवल एक ही नहीं, जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे प्रकार हम बताएंगे, ताकि आपको सिर्फ एक बार पढ़ना पड़े, बार बार ना पढ़ना पड़े, है ना। एक बार पढ़िए, दुरुस्त पढ़िए, है ना, बार बार ना पढ़ना पड़े आपको। कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसको इतना डिटेल में पढ़ लीजिए कि फिर आपको कभी मैथ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो प्राकृतिक संख्या से कितने क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर कवर कराएंगे। तो इतना आपको पता हो चुका है कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है ना। अब यहाँ से एक टाइप का ये सवाल बनता है, कहा जाता है प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग बताओ। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग बताओ। अब दोस्तों प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, यानी 1, 2, 3, उसके बाद 4, ऐसे बढ़ते जाएंगे 5, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ चले जाएंगे 30 तक। तो ये कहने यानी कथन में तो जो बात कही गई है उसी को ये क्या है कि प्रतीक के रूप में लिखा है। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का अर्थ क्या है, सेम है। इस तरह से जब क्वेश्चन शुरू किया जाता है ना या पूछा जाता है तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं। देखिए इसमें से किसी को छोड़ नहीं रहे हैं हम, किसी को छोड़ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका 30 तक। कहा था 30 प्राकृतिक संख्या, तो 30 तक 30 प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। 1 एकवीं प्राकृतिक संख्या, 2 दूसरी प्राकृतिक संख्या, 3 तीसरी प्राकृतिक संख्या, 4 चारवीं प्राकृतिक संख्या, तो 30 तीसवीं प्राकृतिक संख्या होगा। तो ये रहा 30 प्राकृतिक संख्या। और इसको ज्ञात करने का, इसको जोड़ेंगे। अब हम जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि n धन n और ब्रैकेट में n+1/2 यानी योग ज्ञात करना है। यानी यही चीज़ प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना है। तो यही हमको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। n क्या है, जो अधिकतम वैल्यू है, अधिकतम मान जो 30 है वही क्या है, n है। अधिकतम मान ही क्या है, n की वैल्यू है। अतः 30 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, n का मतलब 30 है ना। फिर ब्रैकेट में 30 धन 1, n का मतलब 30 धन 1 कितना हो जाएगा, 31/2। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। ये 2 इसको डिवाइड करेगा कितनी बार में, 15 बार में। 15 एकन्नम 15, हाथ लगे 1, 15 3 45, 1 जोड़ लिया 46, है ना, 465। यानी 1 से लेकर 30 तक सभी अंकों को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 465 हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा करके कैसे पूछता है। इसी क्वेश्चन को अगर ये घुमा करके पूछता है तो कैसे पूछता है, ध्यान से देखिएगा। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे ना कि n क्या है, n अधिकतम मान होता है। जैसे इसमें 1 से 30 तक में 30 क्या है, अधिकतम वैल्यू है, तो n क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा करके ऐसे पूछा जाता है, कहा जाता है कि एक पुस्तक में 120 पृष्ठ हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाए, एक पुस्तक
में 120 पृष्ठ हैं, है ना, तो सभी पृष्ठों का योग क्या होगा, क्या होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर 120 पृष्ठ हैं तो पहले पृष्ठ पर 1 होगा, है ना। जैसे एक पन्ना होता है, एक पन्ने में 2 पृष्ठ होते हैं, है ना, तो एक होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा। तो कहने का मतलब एक पृष्ठ में, एक पुस्तक में 120 पृष्ठ हैं तो 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, सबको जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जोड़ेंगे, 120 तक। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या मिल रही है, n की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 120 मिल रही है। तो आप कैसे लगाएंगे, यही लगाएंगे 120, है ना, n हो गया, और ब्रैकेट में n+1 यानी 120 + 1 121 हो जाएगा, और बट्टे 2। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 6 60 हो जाएगा, 60 में से शून्य रख लिया और 6 से गुणा कर लो, 6 इकन्नम 6, पहले इकाई में गुणा करते हैं, 6 इकन्नम 6, 6 दूना 12 और 6 इकन्नम 6, हासिल 1 7, 7260। ये एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक टाइप ये हो गया। अब देखिए दूसरा टाइप क्या होता है, जैसे कि हमसे ये पूछ लिया जाए, देखिए ये क्वेश्चन का घुमाव है, केवल क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, देखिए दूसरा टाइप ये पूछा जाता है, जैसे हमसे ये कहे किसी महीने के दिनांकों का, दिनांक नहीं, किसी महीने के, हाँ दिनांक लिख सकते हैं, किसी महीने के दिनांकों का अधिकतम योगफल क्या हो सकता है, क्या होगा। तो किसी महीने के दिनांकों का अधिकतम योगफल क्या होगा। तो देखिए महीने में अधिकतम तारीख 31 ही होती है, तो अधिकतम वहाँ तक पहुँच जाएगा। वैसे ही न्यूनतम का भी पूछा जाता है, न्यूनतम के लिए हम 28 रखेंगे। तो अधिकतम कहाँ है, तो 1 2 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ, अधिकतम का मतलब 31 तक जाएंगे। अब क्या करना है कि n की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 31 मिलेगी, तो कर लेंगे 31 गुणे, अब n की वैल्यू इतना है ना, ब्रैकेट में ये n+1 रहता है, इसका मतलब 31 + 1 32 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 2, 2 से इसको डिवाइड कर दिया 16। अब 16 से इसको गुणा कर लीजिए, 16 एकन्नम 16 के 6, हासिल हुआ 1 और 16 3 48 1 49, आपका 496 उत्तर हो जाएगा। यहीं पर अधिकतम की जगह पर न्यूनतम कहे तो क्या होगा, न्यूनतम में तो आपको कहाँ तक बढ़ना होगा, 28 तक ही बढ़ना पड़ेगा, 28 तक बढ़ना पड़ेगा। आप जानते हो कि क्या करेंगे, 28 करेंगे और गुणे 28 धन 1 यानी 29 बटे 2 करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, 14 आ जाएगा, और 14 से इसको हम गुणा कर देंगे, तो गुणनफल जितना आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। आप ये समझ गए होंगे कि किसी महीने के दिनांक का न्यूनतम योगफल क्या होगा, इसको लेकर भी पूछ सकता है, अधिकतम योगफल क्या होगा, इसको लेकर के भी पूछ सकता है, या फिर आपका अभी जो कोई पुस्तक है उस पुस्तक पर पृष्ठ संख्या दे करके भी पूछ सकता है। और ध्यान रहे, कभी कभी आपको भ्रमित करने के लिए कह सकता है, जैसे अभी वहाँ पर मैंने कहा 120 पृष्ठ, यही कहा था ना, हो सकता है उस पृष्ठ की जगह पर पन्ना कह दे, 120 पन्ना। तो जब 120 पन्ना रहेगा तो एक पन्ने पर 2 पृष्ठ बन जाती है, तो 120 पन्ना रहेगा तो पृष्ठ कितनी बन जाएगी, तब हमारी पृष्ठ हो जाएगी 120 का डबल हो जाएगा, क्योंकि एक पन्ने पर 2 पृष्ठ होगी, डबल हो जाएगा। 120 दूना कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 240 पृष्ठ हो जाएगी। तो 240 तक आपको योग ज्ञात करना होगा, है ना। तो आप फार्मूले को ध्यान में रखिए कि कहाँ उस फार्मूले का यूज करना है, कौन सी कंडीशन बनती है, वहाँ कौन सी कंडीशन बनती है, किस कंडीशन में हमको उस फार्मूले का यूज करना है। अब देखिए एक तीसरा टाइप ये पूछा जाता है, इसी में केवल शब्दों का खेल है,
है ना, घुमा देगा, केवल शब्दों को लेकर के वह आपको घुमा देगा। क्या कहेगा, ऐसे भी कह सकता है ना, कोई घड़ी है, कोई घड़ी 1 बजे 1 बार टन की आवाज़ करती है ना, बजेगी तो टन की आवाज़ करेगी। 1 बजे 1 बार टन की आवाज़ करती है, वैसे ही 2 बजे 2 बार टन की आवाज़ करती है, 3 बजे 3 बार टन की आवाज़ करती है। ऐसे वो टन टन की आवाज़ करती है जितनी बजता है। जैसे 10 बजे 10 बार, 9 बजे 9 बार, 8 बजे 8 बार, है ना। तो यही कंडीशन आगे बढ़ती रहती है। तो बताइए 48 घंटे में कितनी बार टन की आवाज़ होगी। तो इतना जानने के बाद देखिए क्वेश्चन आप पहले समझ लीजिए। मैं पूरा क्वेश्चन बाकायदा नहीं लिख रहा हूँ, केवल हिंट के रूप में ही लिख रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि 1 बजे 1 बार टन की आवाज़ करेगी, 2 बजे 2 बार टन की आवाज़ करेगी, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, इस तरह से वो जब टन की आवाज़ करेगी। तो बताइए 48 घंटा, तो 48 तो कभी बजता नहीं है ना। जो दीवार घड़ी होती है उसमें क्या होता है कि अधिकतम, देखिए दीवार घड़ी में अधिकतम 12 तक ही होता है ना। तो 12 यानी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ऐसे 1 बजे 1 बार, फिर 12 बजे तक, 12 घंटा हो गया। फिर 1 बजेगा, है ना, फिर 12 तक जाएगा, फिर 1 बजेगा, फिर 12 तक जाएगा, फिर 1 बजेगा, फिर 12 तक जाएगा। तो यहाँ पर 12 घंटा होगा, यहाँ पर 12 घंटा होगा, यहाँ पर 12 घंटा होगा, यहाँ पर 12 घंटा होगा। तो कुल मिलाकर कितना, 12 चौक 48 तक पूरा होगा। तो आप क्या करिए ना कि इसी एक का ज्ञात कर लीजिए, और ऐसे ही यहाँ पर जैसे 1 से 12 बजे तक, तो यहाँ से 1 से 12 तक का योग ज्ञात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो 12 गुणे 13/2, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 से 2 6 12 13 6 78, ये 78 हो गया। यानी 12 घंटे में 78 बार, तो 12 चौक 48, यानी 4 गुना ऐसे बजेगा। जैसे 1 2 3 4 गुना बजेगा, तो 4 से गुणा कर लेंगे, 4 8 32 के 2 हासिल 3, और 4 7 28 और 3 31 हो जाएगा, 312। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। मैं इतना आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ से जो क्वेश्चन घुमा करके बनाए जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना। चलिए अब हम अपने, मान लीजिए ये तो टाइप हो गया, लेकिन यहाँ पर, है ना, शुरुआत से, अभी जैसे यहाँ पर क्या था कि शुरू से हम कर रहे थे, 1 से स्टार्ट किए, 2 फिर 3 फिर 4 बढ़ते जा रहे थे। अब यहीं पर हमसे ये कहे, यहीं पर हमसे ये इस तरह से कहे कि 12 से 50 तक, 12 से 50 तक, है ना, कि संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं का योग। 12 से का मतलब 12 को ले करके, है ना, 12 से का मतलब 12 को ले करके, से का मतलब साथ ले करके, है ना। 12 से, तो 12 को ले करके 50 तक, यानी 12 फिर 13 फिर 14 फिर क्या होगा 15, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, 50 तक, यानी 50 को भी लेंगे। इतने का योग ज्ञात करना है। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो 1 से लेकर के 50 तक ज्ञात करना होता, तो इसको ज्ञात करने का फार्मूला मेरे पास था, क्या था, n और n-1/2, यही फार्मूला था 1 से, है ना। लेकिन यहाँ पर कैसे अब हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए पहले हम क्या करेंगे, 1 से 50 तक का योग ज्ञात कर लेते हैं। 1 से 50 तक का योग ज्ञात करना हो, जैसे ये अभी तो हम एक समय के लिए ये भूल जाएं, हम ये मान कर चलें कि हम 1 से बढ़ते बढ़ते 50 तक जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, 50 गुणे 51 बटे कितना 2
कर लेंगे ना, फिर इसमें से घटा देंगे किसको, उसको जो हमने अनर्गल जोड़ लिया है यानी एक्स्ट्रा में जोड़ लिया है। 12 को तो जोड़ना ही चाहिए था, इसके पीछे क्या था 11, उसको नहीं जोड़ना था, यानी यहाँ तक हमने ज़्यादा जोड़ लिया है। तो 1 से लेकर 11 तक ज़्यादा जोड़ लिया है, तो 11 यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगा 11 है ना, गुणे कितना 11 + 1 12/2। इतने को आपको सॉल्व करना है। अब इतने को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 25, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 6, है ना। 11 छक्का 66 हो जाएगा, और ये 25 का 15 से गुणा कर दीजिए। 25 1 25 के 5 हासिल हुआ 2, 25 पंजे 125, 2 27 127, 1275 से 66 निकाल लीजिए। अब देखिए 1275 से आप 66 निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे रख करके निकालेंगे? नहीं, आप दुकानदार वाली भाषा यूज कर लीजिए। 66 में हम क्या कर देंगे, 66 में 4 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ देंगे, है ना, 75 हो जाएगा। यहीं तक तो पहुंचना था, यानी 5 4 9, यानी 9 ठू यहाँ पर बचेगा। 75 में से 9 ठू बचेगा तो 1209 हो जाएगा, है ना। 1275 से 66 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, 1209। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है ना। चलिए अब इसमें से कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी देखते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा घुमा करके ऐसे भी पूछता है। ऐसे अगर पूछ ले, कहे कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताओ, तो 2 अंक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 2 अंक की शुरुआत भैया होती है 10 से, और 2 अंक से शुरुआत होती है 10 से, और ख़त्म कहाँ होता है 99 पर। तो ऐसे ये 10 है, 11 है, 12 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक 99 तक जाएगा। अब यहाँ पर इसका योग ज्ञात करना है, तो हमको योग ज्ञात करने का जो फार्मूला मिला है वो 1 से जहाँ तक हमको ज्ञात करना हो वहाँ तक ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 से 99 तक पहले ज्ञात कीजिए। 1 से 99 तक ज्ञात कर लेंगे तो 1 से 9 तक हमारा एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, उसको हम बाद में घटा लेंगे। तो 1 से 99 तक पहले जोड़िए तो हो जाएगा कितना, n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 99, तो हो जाएगा 99, और n + 1 यानी 100 हो जाएगा बटे 2। इसमें से क्या घटा लें, 1 से लेकर 9 तक हमारा एक्स्ट्रा जुड़ चुका है, उसी को 1 से 9 तक एक्स्ट्रा जुड़ चुका है, जिसमें 9 क्या है, n की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 50, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5, 9 5 ये हो जाएगा 45, और यहाँ पर 99 में 50 से गुणा कर दे। 50 वाले में शून्य जो है उसको पहले रख लेते हैं, और 5 से 5 9 45 के 5 हासिल हुआ 4, और 5 9 45 4 49। अब देखिए यहाँ पर 50 से इस 50 से 45 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। तो 5 बचेगा तो 4905, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लगाना आसान है, बस आप इसको अच्छे से समझिए। अच्छे से समझ लेंगे हर चीज़ आसान हो जाएगी। जब तक आप अपने समझ को विकसित नहीं करेंगे तब तक आपके लिए ये आसान नहीं होने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं, यहाँ से एक टाइप और बनता है ना। ये कहता है, जैसे हमसे ये कह दिया जाए, ऐसे कह दिया जाए 12 और 12 व 72 के बीच। अब ध्यान दीजिए, शब्दों का खेल है केवल, है ना। अभी तक कैसे कह रहा था, अब क्या कह रहा है, 12 व 72 के बीच सभी संख्या का योग बताओ, सभी संख्या का योग बताओ, योग बताओ। अब 12 व 72 यानी 12 व 72 के बीच, यानी 12 को नहीं लेना है, 72 को भी नहीं लेना है, उनके बीच, है ना। अभी तक क्या था, 12 से, अभी तक क्या था, ऐसे था 12 से 72 तक था, ऐसे बोल रहा था। आप शब्दों को समझिए, शब्दों का ही सारा खेल है। अब तक 12 से 72 तक कह रहा था तो उस कैसे लगाते थे, अब कह रहा है 12 व 72 के बीच। तो 12 व 72 के बीच यानी 13 से शुरू करेंगे, 14 15 16 ऐसे बढ़ते बढ़ते 72
के बीच यानी 72 से पहले में 72 तक नहीं जाना है या 71 तक, इतने का योग ज्ञात करना है। जब इतने का योग ज्ञात करना है तो n की वैल्यू इसमें क्या होगी, 71 होगी। n की वैल्यू इसमें क्या होगी, 71 होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे भैया, एक से हम इसको ले रहे हैं, 1 से ले करके 71 तक हम जाएंगे। तो 1 से 71 तक जाएंगे यानी 1 से 71 तक का योग क्या हो जाएगा, n की वैल्यू है 71 गुणे 71 प्लस 1 72 बटे 2। उसमें से क्या घटाएंगे, 1 से ले करके 12 तक हमको घटाना पड़ जाएगा, क्योंकि 13 वाला तो काउंट हुआ है, 12 वाला निकालना है 12 तक ना, 1 से 12 तक आपको निकाल लेना है, 13 से लेकर के सब काउंट होना है। तो 12 वाले को निकालेंगे तो हो जाएगा n की वैल्यू, अब देखिए दूसरे में हो जाएगा n की वैल्यू 12 गुणे 13 बटे 2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 2 से हम इसको डिवाइड कर दें, 2 तियाँ 6 2 छक 12, और इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 छक 12। अब इसको गुणा कर लीजिए, है ना, 71 और 36 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे 71 और 36, ऐसे 71 और 36 का गुणा करें, 6 एकन्नम 6 हो जाएगा, और ये 7 छक 42 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 42 3 45 के 5 हासिल 4 7 त्रिक 21 और ये 4 21 4 25, है ना। इसमें से क्या करना है, त्रछक 78 घटा देना है, 78 इसमें से घटा देना है। अब 78 घटा दीजिए, 16 से 8 गया 8, और यहाँ 14 से 7 जाएगा 7, है ना, और यहाँ 4 बचा और ये 2, तो हो जाएगा 24 78 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी घुमाया जाता है। कैसे कैसे घुमाया जाता है आप लोगों ने देखा होगा कि कितने टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन बना। आज तक बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप लोगों को कंटेंट तैयार करने और आप लोगों तक इतना स्टडी मटेरियल पहुंचाने में मुझको पूरा दिन लग जाता है। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और अपने कुछ मित्रों में इसको साझा करिए, इसको बताइए कि इस चैनल पर अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। मेरा भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा और जोश और जुनून से मैं पढ़ाऊँगा, है ना। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़ करके अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़िए। मैं जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, पूरा सामर्थ्य पूरी ताकत लगाकर पढ़ा रहा हूँ। आपसे कहीं 1 रुपए की भी रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा हूँ, यानी कोई भी मांग मेरी नहीं है। बस आपसे यही मांग है कि आप जब भी वीडियो देखें तो एक लाइक कर दीजिए, है ना। अपने 2 4 10 मित्रों से इस चैनल के बारे में बात करिए, और हमारे चैनल को 2 4 लोगों से सब्सक्राइब करवा दीजिए। इसका कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करने का पैसा थोड़ा लगता है, सब्सक्राइब करने का पैसा थोड़ा लगता है, शेयर करने का पैसा थोड़ा लगता है। हम आपसे क्या ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अधिक से अधिक चैनल को ग्रो करवाइए, जिसमें आप लोग ही सहयोग कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, 2 4 10 अपने मित्रों में शेयर कर सकता हूँ, जो कि मैं कर चुका हूँ, है ना। अब आप लोगों का ही सपोर्ट सहयोग रहेगा तो चैनल जल्दी से ग्रो कर जाएगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट और सहयोग भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।